बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के इस कोर्स के अंदर आज हम लोग जो है वो एलसी फीडबैक सर्किट जो है उसकी कंटिन्यूटी में क्लैप ऑसिलेटर, हार्ड रे ऑसिलेटर, आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल बेस्ड ऑसिलेटर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्लैप ऑसिलेटर जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्लैप ऑसिलेटर जो है वो बेसिकली हमने ऑसिलेटर्स के फिनोमेना को कैसे काम करता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस स्लाइड के अंदर इन शॉर्ट जो है अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइंस मैं जस्ट जो है वो बेसिक फ्रीक्वेंसी सर्किट और फ्रीक्वेंसी जो है जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर जो है वो हम बहस करेंगे। बेसिक डिफरेंस जो है वो बेसिकली इसमें क्लैप ऑसिलेटर में और कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एडिशनल सर्किट के अंदर जो है वो C3 कैपेसिटर जो है वो हमने सीरीज में इंडक्टर के साथ कनेक्ट करना है। तब ये जो हमारे पास रेजोनेंट फीडबैक सर्किट होगा जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया हुआ है, इससे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर C3 है वो C1 और C2 के साथ भी सीरीज के अंदर है। अगर हम इस टैंक सर्किट के अंदर तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास जो है वो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन की है उसकी यानी थंब रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमारे पास फार्मूला जो होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का दैट शुड बी 1/2 पाई इनटू L इंडक्टर्स वैल्यू एंड C टोटल कैपेसिटेंस जो है उसका एंड स्क्वायर रूट ऑफ द L एंड C। अगर हम लोग जो है वो C3 जो है उसकी वैल्यू बहुत कम रख दें एज कंपेयर टू C1 एंड C2 एंड लुक एट द पिक्चर कि यहाँ पे ये दोनों C1 और C2 जो है ये दोनों इनके एक एक एंड जो है वो ग्राउंडेड है। तो ये हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो C1 और C2 है ये कैपेसिटिव जंक्शन जो है ट्रांजिस्टर के साथ ये बेसिकली C1 और C2 जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। तो अगर ये पैरेलल कनेक्टेड है तो C3 की वैल्यू अगर हम मच स्मॉलर रखते हैं तो इस सेंस के अंदर C3 जो है वो इफेक्ट नहीं होता। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस रिलेशन से जो है वो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो C3 के ज़्यादा करीब आएगी, यानी यही बेसिकली जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव वैल्यू जो होगी वो C3 की होगी अगर हम C3 को कम वैल्यू रखते हैं। और इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल जो फ्रीक्वेंसी फॉर ऑसिलेशन है वो हमें मिल जाएगी। तो यही इसका बेसिक एडवांटेज है ओवर द कॉलपिट ऑसिलेटर कि जो हमारे पास C3 कैपेसिटेंस हमने जो लगाई है वो ज़्यादा एक्यूरेट और स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे सकती है एज कंपेयर टू C1 और C2 अगर हम उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर रखें C1 और C2 से। अब हम डिस्कस करते हैं हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर जो है वो बेसिकली कॉलपिट ऑसिलेटर की ही तरह है जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास एम्पलीफायर सर्किट है और बेसिकली फीडबैक सर्किट जो है वो हमारा LC सर्किट है। ये टैंक सर्किट है। बस फर्क इसमें ये है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो इंडक्टर के साथ रिप्लेस हो गए हैं और इस तरह से इंडक्टर की जगह जो है वो कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें भी थंब रूल जो है उसको जो है वो हमने जेल में रखते हुए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास टोटल इंडक्टेंस है और इनटू कैपेसिटेंस है। तो टोटल इंडक्टेंस चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस टैंक सर्किट के अंदर जो है वो हमारे पास इंडक्टर जो है वो सीरीज में आ रहे हैं तो सीरीज में इंडक्टर्स जो है वो ऐड होते हैं। इसी तरह इंडक्टर्स को ऐड करेंगे तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगी और ये जो हमारे पास C1 कैपेसिटेंस है और इधर से हमारे पास C2 कैपेसिटर है ये हमारे पास जो बेसिकली वही रोल अदा करेंगे जो हमारे पास कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर जो है वो अदा कर रहे थे। यहाँ पे इस सर्किट के लिए हार्टले ऑसिलेटर के लिए जो हमारे पास फीडबैक सर्किट के अटेन्यूएशन फैक्टर भी होगा दैट शुड बी रेशियो ऑफ इंडक्टर 1 एंड इंडक्टर 2।
तो स्टार्टअप कंडीशन जो है उसको जेन में रखते हुए हमें जो अपना गेन होगा वो बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो गेन है वो 1/b के इक्वल है या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें उसके हिसाब से जो गेन होगा उसको 2L2/L1 की रेशियो से ज्यादा स्टार्टअप में रखना होगा, और बाद में ये खुद ही एम्पलीट्यूड जो है उसको गेन करके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर जो है वो हमें ऑसिलेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो हमारे पास हार्टले ऑसिलेटर। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर। आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर जो है उसका दूसरा नाम हमारे पास ट्रिकलर ऑसिलेटर भी है, और ये कॉमनली इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू कॉलपिट, क्लैप एंड हार्टले ऑसिलेटर्स। इसकी वजह जो है वो यही है कि इसके यहाँ पे जो फीडबैक सर्किट या टैंक सर्किट के तौर पे जो सर्किट इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो फिजिकली कह लो कि इतना कोई फिजिबल जो है वो डिवाइस नहीं है, उसके साइज की वजह से और उसकी कॉस्ट की वजह से एक्सपेंसिव पड़ता है, और ट्रांसफार्मर जो है उसका साइज जो है वो बड़ा होने की वजह से इसका ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए ये कम से कम इस्तेमाल होता है। बाकी इसकी जो वर्किंग है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की वो बेसिकली कैपेसिटर ये वाला जिसके साथ जो है वो प्राइमरी जो हमारे पास कॉइल्स हैं इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स वाली साइड पे जो इंडक्टर्स कॉइल्स हैं उसकी इंडक्टेंस जो है वो इसमें डोमिनेट करती है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास जो है वो 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल ऑफ द कैपेसिटर प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इनटू कैपेसिटर जो इसके साथ पैरेलल में आ रहा है यहाँ पे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर्स जो हैं वो भी हमारे पास जो है वो समटाइम्स जो है वो ट्रिकलर ऑसिलेटर कहलाते हैं, और इसमें भी ये कुछ पोर्शन जो है वो फीडबैक कर दिया जाता है एम्पलीफायर को। इसकी वर्किंग जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कॉलपिट, क्लैप ऑसिलेटर्स की हैं, लेकिन ड्रॉबैक जो इसके अंदर है वो बेसिक ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो कॉस्ट और साइज की वजह से जो है वो इसमें डिसएडवांटेज देता है। क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर सबसे ज्यादा स्टेबल है, एक्यूरेट टाइप है फीडबैक ऑसिलेटर्स की, और इन्हें समटाइम जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो फीडबैक्स ऑसिलेटर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो हमारे पास इसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है कि क्रिस्टल्स जो हैं जैसे कॉर्ड्स जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं वो कुदरती तौर पे ये अपने अंदर प्रॉपर्टी रखती हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, यानी जब उनके अंदर जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस में तब्दीली लाई जाती है तो उसकी वजह से जो है वो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। When a changing mechanical stress is applied across the crystal to cause it to vibrate and the voltage develop at the frequency of mechanical vibration, तो उसके रिजल्टेंट और क्या होगा कि जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्रिस्टल को तो ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी जो होगी अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी। जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतना ही कह लें कि जो क्रिस्टल है वो नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करेगा, और इस तरह से जो है वो इसकी जो फिजिकल डायमेंशंस हैं उसको अपने ज़हन में रखते हुए क्रिस्टल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल डायमेंशन या उसका वे ऑफ कट जो है वो किस तरह से क्रिस्टल का किया गया। तो क्रिस्टल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड्स वेफर्स होते हैं जो माउंटेड होते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, और इनको इनक्लोज किया जाता है एक प्रोटेक्टिव कैन या शीट या ग्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसकी सिस्टमैटिक डायग्राम है, और ये हमारे पास भी जो है वो इसकी कैले की इक्विवेलेंस डायग्राम है, और यहाँ पे सी जो है वो हमारे पास इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्रिस्टल की, और जो डी डायग्राम है वो हमारे पास इसकी एक्चुअली इक्विवेलेंस है RLC सर्किट के साथ, कि यानी RLC सर्किट से जो हम इसको अगर कन्वर्ट करें या इसके अंदर इसको जो है वो इक्विवेलेंस दें, यानी ये वाली जो क्रिस्टल है अगर ये कोई RLC कंपोनेंट के साथ हम ये चीज़ हासिल करें तो ये इसकी इक्विवेलेंस सर्किट इस तरह से होगा। तो इसमें हमारे पास जो कैले के
जो पैरेलल रेजोनेंस अकर करती है जब हमारे पास इंडक्टिव जो है वो मटीरियल रिएक्टेंस और रिएक्टेंस जो है पैरेलल जो हमारे पास कैपेसिटेंस है उनकी इक्वल हो जाती है। तो पैरेलल रेजोनेंस जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली एटलीस्ट 1 किलो हर्ट्ज या इससे ज़्यादा होती है सीरीज रेजोनेंस से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका ग्रेट एडवांटेज है क्रिस्टल्स का कि इससे हम जो है वो एक हाई जो है वो क्वालिटी जो है उसमें हम ज़्यादा क्यू वैल्यू जो है वो इसमें फ्रीक्वेंसी की जो है ऑसिलेशन की वो फाइंड इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर है कि हम फीडबैक सर्किट के अंदर किस तरह से जो है वो क्रिस्टल जो है उसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास रेजोनेंट टैंक सर्किट है उसमें रिप्लेस कर दिया गया। जिस तरह के हमारे पास जो है वो कॉलपिट और क्लैप सर्किट में टैंक सर्किट्स थे। तो इम्पीडेंस जो है वो क्रिस्टल की मिनिमम जो है वो बेसिकली सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, जिसकी वजह से जो है वो मैक्सिमम फीडबैक प्रोवाइड होता है। और से क्रिस्टल ट्यूनिंग कैपेसिटर जो यहाँ पे सीसी ये कैपेसिटर लगाया हुआ हमने, ये बेसिकली इसको फाइन ट्यून प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है ताकि वो फ्रीक्वेंसी की जो ऑसिलेशन है या ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको पुलिंग इफेक्ट जो है वो देता रहे। और इसकी जो बेसिकली कह लें कि मॉडिफाइड कॉलपिट फॉर्म जो है वो ये है कि हमने दो यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए और हमने इंडक्टर को जो है वो क्रिस्टल के साथ जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये कॉलपिट ऑसिलेटर जो था उसके हमने क्रिस्टलाइन जो है ऑसिलेटर है उसमें हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया हमने एक क्रिस्टल के साथ। तो जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंट टैंक सर्किट जो होगा और इसमें जो हमारे पास इम्पीडेंस होगी इस क्रिस्टल की वो बेसिकली मैक्सिमम इफेक्ट पैदा करेगी, क्योंकि वो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट सर्किट के तौर पे जो है वो जहाँ पे डेवलप हो रही है और उससे मैक्सिमम जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डेवलप हो रही होगी वो बेसिकली फीडबैक कर रहे होंगे हम उसको इनपुट की तरफ। तो इस तरह ऑसिलेशन जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो बेहतर तरीके से हो रही होगी। अब मोड्स ऑफ जो ऑसिलेशन है क्रिस्टल के अंदर में क्या कि जो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल इफेक्ट है वो बेसिकली क्या करता है कि वो टू मोड्स के अंदर जो है वो ऑसिलेट करता है। एक फंडामेंटल मोड है, नेचुरल मोड है और एक ओवरट्यून मोड है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टलाइन की है वो उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी उसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस पर अगर हो तो वो फंडामेंटल जो है वो हमारे पास मोड ऑफ ऑसिलेशन है। सेकेंडली जो हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है मैकेनिकल डायमेंशंस के ऊपर, उसका वे ऑफ कट के ऊपर कि वो क्रिस्टल किस तरह से कट किया गया है और उसके दूसरे फैक्टर्स जो कि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे कि थिकनेस ऑफ द स्लैब ऑफ द क्रिस्टल है। और दूसरी चीज़ जो है वो इसमें ये है कि इसमें हमारे पास जो है इसकी अपर जो लिमिट है दैट इज़ लेस देन 20 मेगाहर्ट्ज। तो हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो क्रिस्टल है वो ऑपरेट कर लेती है ओवरट्यून मोड के अंदर। ओवरट्यून मोड जो है वो बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेट मोड है जिसमें इंटीजर मल्टीपल जो है वो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल और नॉर्मली जो है ये हमारे पास जो है वो ऑड मल्टीपल के साथ जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो मोड कर रहा होता है। तो जब हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑड मल्टीपल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहे होंगे तो फिर हम इसको कहेंगे कि क्रिस्टल जो है वो इस वक्त जो है वो ओवरट्यून जो है वो मोड ऑफ ऑसिलेशन के अंदर जो है वो काम कर रहा है। तो ये एक ब्रीफली छोटा सा जो था वो टॉपिक और ये लिंक थे हमारे पास LC ऑसिलेटर्स का, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।